इस वक्त कोरोना से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ कर रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या अब 30 नहीं बल्कि 31,000 के भी पार पहुंच चुकी है। 31,332 जा पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या, जबकि 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 7,696 मरीज हालांकि इन सब के बीच ठीक भी हुए हैं, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 1897 नए मामले सामने आए हैं। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले 1990 मामले सामने आए थे, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन में सामने आने वाले मरीजों का। वहीं सबसे ज्यादा लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से हुई है। 73 लोगों की जान गई है। और इधर लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आने वालों की मुश्किलें और बढ़ गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर सख्ती बढ़ा दिया यहां पर और इसे सील कर दिया है। फरीदाबाद हो या फिर गुरुग्राम का बॉर्डर, यह पूरी तरह से सील हो जाएगा। आज दोपहर बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद के भी सारे बॉर्डर और दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आज दोपहर 12 बजे तक का समय है। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक दरअसल डीएम से पास बनवाना होगा। अगर आपका डीएम से पास बन जाता है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद ही एंट्री दी जाएगी। यह पास भी सिर्फ 24 घंटे के लिए मान्य होगा, यानी बिना पास के ना तो दूध सप्लायर, सरकारी कर्मचारी और ना ही प्राइवेट कर्मचारी को एंट्री मिलेगी। इससे पहले नोएडा के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और अब हरियाणा की सीमा से को भी दिल्ली और हरियाणा सीमा को सील कर दिया गया। फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो भी, चाहे वो प्राइवेट सर्विस करने वाले हों या फिर एसेंशियल सर्विस से भी जुड़े हुए हों, उन सबको पास बनवाना बेहद जरूरी। विशाल एंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ये जो 24 घंटे की मियाद रखी गई है वो कैसे प्रैक्टिकली अमल में आ पाएगी? क्योंकि अगर दूध वाला है उसको रोज दूध लेकर के आना है तो फिर उससे क्या हर रोज पास बनवाना पड़ेगा? और ये एक्स्ट्रा जो कवायद है उसमें क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये सारे कानूनी पहलू हैं और कानूनी पहलुओं को देखने के बाद ही सारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो फरीदाबाद के हैं, गुरुग्राम के हैं या दूसरे जिले हैं जो दिल्ली के साथ साथ लगते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसके बाद क्योंकि इससे पहले जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने साफ कर दिया था कि अब दिल्ली सरकार को कम से कम पास बनवाने होंगे और आने वाले समय में हरियाणा में जो एंट्री है वो बैन की जा सकती है। और यही कारण था कि उन्होंने पहले ही चेतावनी भी दे दी थी और अब क्योंकि लगातार ही प्रेशर भी बढ़ रहा है तो 28 तारीख से ये बॉर्डर सील करने की कवायद भी शुरू हो गई है। और यही वो पास मान्य करने की बात की जा रही है जो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय डिपार्टमेंटों द्वारा बनाए गए होंगे। और यहाँ तक है कि दिल्ली सरकार के जो पास होंगे वो हरियाणा में मान्य नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो स्थिति है वो भी साफ हो जाएगी कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग लोगों के पास मान्य होंगे या नहीं मान्य होंगे। और जिस तरह पहले ही अनिल विज ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार कम से कम पास बनाए जो हरियाणा में आ जा सकने के काबिल हों और बेवजह ज्यादा पास ना बनाए जाए। और इसी की कवायद के चलते ये निर्णय भी लिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पास कितनी मात्रा में होंगे और दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए पास कितनी मात्रा में होते हैं। ये आने वाले समय में हरियाणा सरकार द्वारा इस पर फैसला भी किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। और इन सब के बीच यूपी के रामपुर से खबर, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस की टीम यहां पर लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रही थी। पुलिस ने जैसे ही बाइक पर सवार 2 लोगों को रोका, वहां पर बवाल हो गया। नाराज लोगों ने पुलिस से हाथापाई भी शुरू कर दी। यहां तक कि हंगामे के बाद दोनों बाइक सवारों को छुड़ा भी लिया पुलिस से। तमाम जो वहां पर लोग मौजूद थे, भीड़ ने उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन सवाल ये कि जो लोग कोरोना संकट में योद्धाओं की तरह डटे हुए हैं, उन पर आखिर हमला क्यों? बार बार अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही? पुलिस पार्टी में 4 सदस्य थे, उन्होंने रोका
और ये बताया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पीछे मजिस्ट्रेट साहब थाना प्रभारी आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको स्पष्टीकरण दे के जाएंगे। लाइट मेरे पीछे लाओ। लेकिन इसी बीच कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए जी। और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया, और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, जी। पीछे से पुलिस की पूरी टीम, मजिस्ट्रेट सब आ गए, तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। तो आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ, और न सिर्फ हमला हुआ बल्कि जिन लोगों से पूछताछ हो रही थी भीड़ ने उन्हें भी छुड़ा लिया। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ था। यहां पर लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। और रामपुर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्या स्थिति हुई थी वो भी जरा आप देखिए तस्वीरों में। वहां पर तस्वीरों में दूर से साफ नजर आ रहा है कि एक साथ तमाम लोग, कई भारी संख्या में जो लोग हैं वो पुलिस पार्टी पर टूट पड़े थे। और रामपुर में दरअसल पूरी स्थिति क्या है, इस पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, वहां पर क्या स्थिति, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि जो पुलिस का अधिकारी हैं वो बयान दे रहे थे कि पुलिस के काम में बाधा डाली गई, मजिस्ट्रेट के काम में बाधा डाली गई, तो क्या इस पूरे मामले में अब कोई मामला भी, कोई केस भी पंजीकृत किया गया है? देखिए, दरअसल चूंकि एक बाइक सवार को रोकने को लेकर इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, तो फिलहाल रामपुर जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से उस वक्त जब तमाम सारे लोग पुलिस के आमने सामने आ गए और उनकी झड़प भी हुई, उसके बाद से लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से तमाम सारे लोगों को ताकीद की गई, तमाम सारे लोगों से पूछताछ भी की गई। आखिरकार अचानक लोग इतने उपद्रवी कैसे हो गए, कैसे वो अचानक इतने अराजक हो गए। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस वक्त कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और ऐसे वक्त में जब लोग अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, ऐसे वक्त में कम से कम प्रशासन और पुलिस का जो स्थानीय लोग हैं उनको सहयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद से लगातार ताकीद किया जा रहा है कि लोग बेवजह सड़कों पर ना निकलें। तो रामपुर की घटना पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है, इसमें तमाम सारे लोगों से पूछताछ करने की बात भी कही जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई है। जो बाइक सवार लोग थे, फिलहाल उनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ की गई है, और यह भी कहा गया है कि अचानक ये इतने सारे लोग कैसे सड़कों पर आ गए, कैसे पुलिस के साथ उनकी झड़प की तस्वीरें सामने आई। तो फिलहाल जो जिला प्रशासन है उसने पूरी घटना का बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अशोक। और इन सब के बीच, कोरोना संकट के बीच ही सीबीएसई से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। जी हां, जो सीबीएसई के तमाम छात्र हैं, 10वीं के छात्र हैं, उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, क्योंकि कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी लेकिन कुछ परीक्षाएं बची हुई थी। अब ये बयान सामने आया है सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी का कि जो 10वीं क्लास की बची हुई परीक्षाएं हैं अब वो नहीं होंगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़ करके बाकी जगह परीक्षाएं नहीं होंगी। वहीं 12वीं बोर्ड के महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा होगी। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि 10वीं क्लास के जो तमाम बच्चे हैं वो असमंजस में थे कि क्या करेंगे, उनका एग्जाम होगा नहीं होगा, प्रिपरेशन करें नहीं करें, लेकिन अब कम से कम स्थिति साफ उनके लिए तो। देखिए, बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरीके से अचानक 18 मार्च के करीब में देश भर में जो सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही थी वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से रोक देनी पड़ी थी। इसके बाद में 20 सत्र में जो परीक्षाएं बाकी रह गई थी, अगर उसमें हम बात करें तो 12वीं की कम से कम 8 सिटिंग की पेपर बाकी रह गए थे और 10वीं के करीब 4 सिटिंग के पेपर बाकी रह गए थे, जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, कि दिल्ली में आपको एक बहुत साफ कर लें कि दिल्ली में कोई स्टेट बोर्ड नहीं है। दिल्ली के तमाम जो बच्चे हैं वो सीबीएसई से ही एफिलिएटेड है, जबकि बाकी देश के दूसरे हिस्सों में स्टेट बोर्ड के भी बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे सीबीएसई प्राइवेट निजी स्कूलों के भी एफिलिएटेड होते हैं, केंद्रीय विद्यालय से लेकर नवोदय विद्यालय तक। ये नंबर दिल्ली में हालांकि ज्यादा है अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना में कंपेयर करेंगे, लेकिन सीबीएसई ने अपने 1 अप्रैल के नोटिफिकेशंस में बहुत साफ कर दिया था कि 10वीं के जो महत्वपूर्ण पेपर चूंकि हो चुके हैं, इसलिए वो 10वीं के जो बच्चों को जो दे चुके हैं उन्हें एवलुएट करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जहां तक 12वीं का सवाल है
12वीं के एग्जाम को लॉकडाउन की स्थिति को देखते हैं और उन्हें था कि लॉकडाउन के बाद जो 3 तारीख को निर्णय होता है और उसमें कुछ छूट मिलती है या क्या मिलता है इसके बाद निर्णय होगा। हो सकता है कि कुछ राइडर के साथ बच्चों को एग्जाम देना अलाउ किया जा सके, तो इसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में बहुत साफ हो जाएगा कि आखिर सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर आगे किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन। तो अब देखना होगा कि 12वीं की परीक्षा के बारे में तो कम से कम ये अभी स्थिति साफ है कि जो महत्वपूर्ण विषय बचे हुए हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। इन सब बीच यूपी के एक बीजेपी विधायक ने अपने घर से सब्जी वाले को भगा दिया। ये बड़ी खबर महोबा का मामला। महोबा जिले के चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण शरण राजपूत के लखनऊ स्थित आवास पर एक सब्जी बेचने वाला पहुंचा। विधायक ने उससे नाम पूछा तो उसने नाम बदलकर बता दिया, जिससे भड़के विधायक ने सब्जी वाले को दोबारा मोहल्ले में नहीं दिखने की चेतावनी दी है। सही बताओ क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूँ हमारी तरफ से भी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे वे? भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या बेटे? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमान क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार तो बोलते रहते हैं। अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम है तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो अबे साले झूठ क्यों बोलता है तू? हम अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना है यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। तो ये बीजेपी के विधायक हैं और उनका लहजा देखिए, किस तरीके से मारने पीटने की बात कर रहे हैं। और नाम में आखिर क्या रखा है शायद उन्हें भी नहीं पता। इन सबसे पहले इलाज से पहले अब निजी अस्पताल किसी को भी कोरोना टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर, ये एक आदेश, ये एक स्पष्टीकरण सामने आया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी अस्पतालों को आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अस्पताल किसी भी मरीज को इलाज के लिए भर्ती करने से पहले कोरोना संक्रमण टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकते। केंद्र ने राज्य सरकारों से इस आदेश का पालन कराने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना संक्रमण के बाद देश के कई हिस्सों में, तकरीबन हर हिस्से में ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि प्राइवेट अस्पताल, जब किसी भी दूसरी बीमारी के लिए लोग उन अस्पतालों में जा रहे हैं तो दूसरी बीमारियों के लिए भी इलाज से पहले जो तमाम मरीज पहुंच रहे हैं उनको कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट दिखाने के लिए मजबूर कर रहे थे। और यहां तक कि कोरोना टेस्ट ना कराने की वजह से इलाज से भी लगातार इनकार कर दिया जा रहा था इन प्राइवेट अस्पतालों के जरिए, चाहे वो भले ही कितनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि यह मजबूर नहीं किया जा सकता, राज्य सरकारें भी इसका पालन कराएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।